हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें हम जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम जानने वाले हैं बहुत सारे बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस चैप्टर्स में जितने भी एक्सरसाइज दिए हैं उसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को बहुत ही मन लगा करके बिना स्किप किए हुए एक एक बात को समझने का कोशिश करें। इस चैप्टर को समझाने के लिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है उसी के थ्रू हम लोग चलते हैं। उदाहरण यह है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे मोहल्ले के नेताजी बालक संघ के मैदान में हस्तशिल्प मेले का आयोजन हुआ है। इस मेले में हम लोगों ने अपने हाथ से बनी वस्तुओं को बेचा था। ठीक है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मेले में हम लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसका अधिकांश हिस्सा मोहल्ले की उन्नति के लिए संघ को दान दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक इस नंबर को समझाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर स्टोरी बताया गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने हाथों से कुछ चीजें बना रहे हैं और उसको मेले में बेच रहे हैं। मेले में बेचने के बाद हमने जितने भी रुपए पाए उसका देखिए यहाँ पर एक तालिका बना दिया गया। यहाँ लिखा है मेले में कौन कौन सी वस्तु कितने रुपए में बिकी, उसका तालिका बनाकर संघ ने बोर्ड पर लिख दिया। रंगीन कार्ड बेच करके 65 रुपया मिला, तस्वीर बेच करके 275 रुपया, कपड़े का झोला बेच करके 512 रुपया, अचार बेच करके 385, ऐसे ही साड़ी बेच करके, पापड़ बेच करके ये सब रुपए मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो जो नंबर है एकदम परफेक्ट नंबर है। इसमें कोई भी बटा नहीं है, कोई भी दशमलव नहीं है, कोई भी माइनस में नहीं है, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है कि ये संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं, इन्हें समझने की चेष्टा करें। तो ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। देखिए 65, 275, 512, 385 वगैरह जो भी यहां पर आपने संख्या लिखा था वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए इसमें जीरो नहीं है, यानी कि जीरो को छोड़ करके एक से लेकर के जितनी भी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्लस प्लस करके जो संख्याएं जा रही हैं अनंत तक, वो सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ये एक से शुरू हो रहा है और अनंत तक जाएगा। गणना करने से ही संख्या की सृष्टि हुई है, इसलिए 1, 2, 3, 4, देखिए जैसे मैंने कहा आपको कि एक से लेकर के अनंत तक संख्याएं जाएंगी, तो 1, 2, 3, 4, 50 इन्हें हम गणना की संख्या या वास्तविक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए हमने इस चैप्टर को समझने के लिए हमने पहले ही यह तय किया था कि इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे, इसलिए ये एग्जांपल्स को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी संख्याएं एक से लेकर के बढ़ते हुए अनंत तक जो संख्याएं जा रही हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं। याद रखिए इसमें ना जीरो है, ना ही दशमलव है, ना ही कोई बटा वाली संख्या है। ठीक है, तो इसी प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम दिया गया है स्वाभाविक संख्या। इसे गणना की संख्या भी कहते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है गणना की संख्या। ठीक है, तो इसी प्राकृतिक संख्या को गणना की संख्या भी कहते हैं, स्वाभाविक संख्या भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब तक आप लोग को जो भी समझ में आया है, यहां पर एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। देखिए यहां पर 1, मैंने कहा आपसे कि एक से लेकर के स्टार्ट होंगे, जीरो नहीं रहेगा इसमें, तो एक से लेकर के स्टार्ट होगा, तो जो भी संख्याएं सबसे छोटी संख्या है प्राकृतिक संख्या में वो है 1। ठीक है, तो इतना समझने के बाद एक छोटा सा उत्तर हम दे पाए कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है 1। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इसी के थ्रू आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आगे देखिए क्या किया गया है, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को एक सर्कल बना करके इसके अंदर रख दिया गया। देखिए एक से ही स्टार्ट हुआ है और ये अनंत तक जाएंगे, यानी कि एक से ऊपर जितनी भी संख्या, एक और एक से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या या स्वाभाविक संख्या या गणना की संख्या कही जाती है। ठीक है, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहां देखिए लिखा भी है, अब हम प्राकृतिक संख्याओं को बगल में एक वृत्ताकार रंगीन क्षेत्र में लिखते हैं। देखिए वृत्ताकार क्षेत्र में इसको डाल दिया गया है कि भाई जो भी सर्कल के अंदर है वो प्राकृतिक संख्या है, और इसको हम दर्शाते किससे हैं, नेचुरल नंबर्स है, इसलिए हम इसे n से दर्शाते हैं। ये भी एक टर्म आप जान करके रखिएगा कि नेचुरल नंबर को हम किससे दर्शाते हैं, तो n द्वारा
प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब जो स्टोरी है थोड़ा और आगे बढ़ता है। स्टोरी में क्या है, मनामी ने अपना चित्र बेचकर 275 रुपया पाया, लेकिन उसने पूरे 275 रुपए मोहल्ले के उन्नति के लिए संघ में दान दे दिया। इसका यहां पर क्या हो रहा है कि 275 पाया और 275 दान देते, क्या बचा, तो उसके पास शेष बचा कितना, 0। देखिए यहां पर ये 0 को ही समझाने के लिए छोटा सा एक यहां पर स्टोरी में ऐड कर दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि 0 क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं। यहां हमने पहले ही जाना था कि 1 से लेकर के ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हमने सबसे छोटी संख्या, अभी अभी हमने एक उत्तर लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है, 0 तो है नहीं। तो 0 जो है वो इस सर्कल में नहीं है, इसका मतलब कि भाई वो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो वो है क्या, यहां देखिए, अगर हम इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को सिर्फ ऐड कर दें, अगर सिर्फ हम इसमें 0 को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है होल नंबर। होल नंबर देखिए यहां पर लिखा हुआ है 0 से लेकर के, अब आप आगे बढ़ते जाइए प्लस की ओर, माइनस की ओर नहीं, आगे बढ़ते जाइए प्लस की ओर, अनंत तक बढ़ते जाइए, तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो होल नंबर कहलाएंगे, यानी कि अखंड संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं और अखंड संख्याएं में क्या अंतर है, सिर्फ 0 का अंतर है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो अखंड संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी एक तरह से, जैसे यहां पर सर्कल में प्राकृतिक संख्या को दिया गया था, तो यहां पर भी बहुत अच्छा से एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर प्राकृतिक संख्या तो है आपके पास, अगर उसमें आप 0 ऐड कर देते हैं तो जो आपको जो ग्रुप मिलेगा, जो दल मिलेगा आपको संख्या का, मतलब 0 से लेकर के अनंत तक, वो संख्याएं कहलाएंगी अखंड संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 शून्य को शामिल कर देने पर अखंड संख्याओं का समूह बन जाता है, अर्थात शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को अखंड संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को अखंड संख्या कहा जाता है। तो हमने देखिए अभी 2 संख्या सीखा, एक प्राकृतिक संख्या और एक अखंड संख्या। दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ शून्य का अंतर है। अगर आप प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है अखंड संख्या। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 और सबसे छोटी अखंड संख्या क्या होगी, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी के बारे में कहा गया है, हम बगल में अखंड संख्याओं को त्रिभुजाकार क्षेत्र में लिखकर अखंड संख्याओं का समूह बनाते हैं। देखिए ये अखंड संख्याओं का समूह बन गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और उससे बढ़ते हुए आगे की संख्याएं हैं। अखंड संख्याओं के समूह को अंग्रेजी के W यानी कि होल नंबर, जो हम होल नंबर लिखे हैं, तो होल नंबर का ये W इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको W द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कहानी आगे जब बढ़ रहा है तो क्या लिखा जा रहा है, कार्ड और आचार बेचकर कुल कितने रुपए मिले, योग करके लिखे। तो यहां पर देखिए कार्ड और आचार में क्या बोला गया था, कार्ड बेच करके मिला था 65 और आचार बेचकर मिला था 385। ठीक है, तो देखिए 65 और 385 इन दोनों को जोड़ दिया गया है। ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं और जोड़ने के बाद प्राकृतिक संख्याएं ही मिल रही हैं, यानी कि योगफल जो है वो प्राकृतिक संख्या है। तो 450 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। हम क्या लिखेंगे इसको, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर लिख देते हैं, n संख्या है अर्थात। तो यहां पर एक नियम का हमें पता चलता है, क्या पता चल रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्राकृतिक संख्या पाते हैं। याद रखिएगा, ये एक नियम हमने जान लिया कि अगर आप 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हैं तो उसका जो योगफल होगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। ठीक है, अब हम किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग कर लें। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है, ये नियम हमने जान लिया। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या और अखंड संख्या को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और अभी हमने एक नियम जाना कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग किया जाएगा तो जो योगफल आएगा वो भी प्राकृतिक संख्या ही होगा। ठीक है, उसी तरह से एक और नियम यहां बोला जा रहा है। ये सब नियम याद रखिएगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे
तो ये सब प्रश्न में पूछा जाएगा और यही सब सीखने के लिए हम ये एग्जाम्पल्स के थ्रू चल रहे हैं। किन्हीं दो अखंड संख्याओं का योगफल सदैव एक अखंड संख्या होता है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्राकृतिक संख्या, अखंड संख्याओं का योगफल अखंड संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो नियम हमने जान लिया, इसे याद कर लीजिएगा। अब एक और बात समझाने का प्रयास किया गया है। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का वियोग करें, प्राकृतिक संख्याओं का योग तो हमने जान लिया, लेकिन अगर वियोग करें तो देखें वियोगफल भी प्राकृतिक संख्या होता है या नहीं। तो यहां पर जो 65 और 385 इसमें घटाया गया है, तो 320 जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, और हमने ये जाना था कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हुई प्लस में, और अखंड संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं, लेकिन माइनस में नहीं जाता है कोई भी, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे अखंड संख्या हो, वो माइनस में नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो माइनस में जो संख्या आया है उसे क्या कहेंगे? दो प्राकृतिक संख्याओं का वियोग सदैव एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या तो आया नहीं, ये तो दोनों प्राकृतिक संख्या है। इन दोनों में अगर वियोग किया गया तो जो संख्या मिल रही है हमें वो माइनस में मिल रही है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, अखंड संख्या भी नहीं है। तो अब बात आता है कि भाई ये है क्या? -320 किस प्रकार की संख्या है? तो कहा जा रहा है कि ये एक पूर्ण संख्या है। याद रखिएगा कि 320 पूर्ण संख्या नहीं, मतलब माइनस में अगर कोई संख्या आ जा रहा है तो उसको पूर्ण संख्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो अखंड संख्या और -1 2 3 संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर्स का समूह बनाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए हमने जाना था कि 1 2 3 ऐसे करते हुए अगर संख्याएं आगे बढ़ रही हैं तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर इसमें आप 0 भी ऐड कर देते हैं तो ये हो जा रहा है अखंड संख्या, और अगर आप इससे भी नीचे उतर जा रहे हैं, यानी कि अब माइनस में आप चले जा रहे हैं, ठीक है, माइनस में ऐसे करके चले आ रहे हैं, तो माइनस और प्लस, माइनस में भी आप अनंत तक जा सकते हो और प्लस में भी अनंत तक जा सकते हो। तो इस प्रकार की जो संख्या रहेगी उसके समूह को क्या कहेंगे? हम इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर पूर्ण संख्या ही है, इनमें कोई दशमलव नहीं रहेगा, कोई बटा नहीं रहेगा, फर्क सिर्फ रहेगा कि ये माइनस में रहेंगे और प्लस में रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए पूर्ण संख्याओं के समूह को अंग्रेजी अक्षर के Z द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, ये इंटीजर्स को किससे प्रकट किया जाता है? Z के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी देखिए एक ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप से आप अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें देखिए ये प्राकृतिक संख्या में हम जब 0 ऐड कर दिए तो अखंड संख्या हो गया, और अखंड संख्या में अगर माइनस वाली संख्या यानी कि नेगेटिव संख्या को भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो जो संख्या पूरा जो ग्रुप मिलता है वो होता है पूर्ण संख्या का ग्रुप, पूर्ण संख्या कहा जाएगा। ठीक है, अब पूर्ण संख्या में देखिए क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में कुछ संख्याएं शून्य से बड़ी हैं, देखिए जो 1 2 3 4 ऐसे हैं, और कुछ संख्याएं शून्य से छोटी हैं, मतलब -1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे करके। तो जो शून्य से बड़ी हैं उसको हम कहेंगे धनात्मक पूर्ण संख्या, क्योंकि प्लस में है, और जो शून्य से छोटी हैं यानी कि जो माइनस में है उसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्ण संख्या, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। किंतु शून्य एक पूर्ण संख्या है जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। इसे शून्य को ना तो धनात्मक कहेंगे ना तो ऋणात्मक कहेंगे, शून्य को बस एक पूर्ण संख्या कहेंगे। तो अब तक हमने देखिए 3 तरह की संख्या के बारे में जाना। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा अखंड संख्या, और तीसरा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से शुरुआत होकर के आगे बढ़ती हुई संख्याएं जितनी भी रहेंगी वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो इस पूरे संख्या को हम कहेंगे अखंड संख्या, और अगर इसमें माइनस वाले को भी शामिल कर लिया जाए तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भी और टर्म्स है जानने के लिए वो है, देखिए एक है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होता है? कहा जाता है कि जिन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है जहां P और Q एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या को P/Q के रूप में प्रकट कर पाए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या है।
कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि q इक्वल टू नॉट 0, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 हो सकता है, इसका मतलब जब यहां नहीं लिखा हुआ है तो p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। तो अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं जिन सभी संख्याओं को p बटे q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहां p और q पूर्ण संख्याएं हैं और q इक्वल टू नॉट 0 है, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी टर्म हमने जान लिया। तो अभी तक हमारे पास जो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप था, अगर उसमें हम बटा वाले संख्या को, देखिए p बटे q के रूप में है बटा वाला, p बटे q का मतलब बटा में जो भी संख्याएं हैं उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो हमें ग्रुप जो मिलेगा वो होगा परिमेय संख्या का ग्रुप। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। मतलब आप अगर 1/2 लिखते हैं और माइनस 1/2 लिखते हैं तो दोनों संख्याएं आप परिमेय संख्या में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए शुरू में हमने जो सर्कल में सीखा था ये प्राकृतिक संख्या थी। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 ऐड कर दिया गया तो हमें अखंड संख्या मिल गया। अखंड संख्या में हमने माइनस वाले जितने भी संख्या है उनको ऐड कर दिया तो हमें पूर्ण संख्या मिल गया। और फिर जब बटा वाले संख्या जो है यानी कि भिन्न जो है, अगर हम इसे ऐड कर दिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों को ऐड कर दिए तो जो हमें ग्रुप मिला वह है परिमेय संख्या। ठीक है, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये जो प्राकृतिक संख्या है उसको कैसे परिमेय संख्या कहा जा सकता है, तो देखिए अगर आप 2 लिखे हैं तो हम मान सकते हैं कि इसके नीचे 1 है, तो देखिए p बटे q के रूप में लिख लिया गया। तो इस तरह से जितने भी प्राकृतिक संख्या है उन सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए वो हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या कही जाती हैं। इसका उल्टा अगर ये माने कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पर सीखा वो सभी काम आएंगे, इसलिए आप इस क्लास को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और जितने भी टर्म्स बताए गए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए अगला क्लास ज्वाइन करने से पहले। यहाँ देखिए एक बात बोला जा रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं ही परिमेय संख्या है। अभी अभी मैंने कहा आपको कि जितनी भी पूर्ण संख्या है उन सभी को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या तो हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये हम जानेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है या फिर इक्विवेलेंट फैक्टर्स क्या होता है। इसे हम अगले क्लास में समझेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स को करेंगे, जिससे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए हम इसे बहुत अच्छी तरह से अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए आप अभी तक जितने भी टर्म्स को समझ पाए हैं उसको रिवाइज करके रखिए। हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।